इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 देखने वाले हैं। टोटल 8 पार्ट्स में हम मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए रिवीजन करना यहाँ से काफ़ी आसान रहेगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। NCDEX के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अरुण रस्ते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ NCDEX। NCDEX का मतलब है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। तो इसके जो है ये MD एंड CEO बनाए गए हैं 5 साल के लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो ये NCDEX है ये एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज है और इसको जो है 23 अप्रैल 2003 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया था। आपको बता दें कि जो ये NCDEX है इसको भी सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करता है। सेबी जो है हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, और ये NCDEX को भी रेगुलेट करता है, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NCDEX इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोली सोराबजी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे पूर्व में क्या रह चुके हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सोली सोराबजी who passed away recently was the former attorney general। तो फ्रेंड्स कोविड-19 के कारण इनका जो है निधन हो गया है और पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित थे। आपको बता दें कि ये केशव नंदा भारती केस, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स दिए हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है, उससे रिलेटेड ये केस है केशव नंदा भारती केस। इनमें भी फ्रेंड्स ये मिस्टर सौरभ जो है इन्वॉल्व रहे थे और बोमाई जजमेंट जो कि आर्टिकल 356 का मिसयूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके और प्रेसिडेंट रूल लगा के, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो ये जजमेंट था बोमाई जजमेंट, इससे भी ये रिलेटेड रहे हैं। फ्रेंड्स ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। केशव नंदे भारती केस किससे रिलेटेड है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। बोमाई जजमेंट किससे रिलेटेड है? जो आर्टिकल 356 से यानी प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, उसके मिसयूज से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिस्टर सौरभ जी जो हैं ये 1989 में अटॉर्नी जनरल बने थे पहली बार, उसके बाद फिर 1998 से 2004 के बीच भी ये अटॉर्नी जनरल बने रहे। 1997 में इन्हें यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टर फॉर नाइजीरिया ये सेलेक्ट किया गया था, ये अपॉइंट किया गया था, यानी कि नाइजीरिया से रिलेटेड जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि भारत में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो उसका आंसर होता है अटॉर्नी जनरल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर कॉन QR की शुरुआत की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड लॉन्च्ड CON QR या कॉन QR इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है? कॉन QR क्या है? ये मास्टर कार्ड QR ऑन कार्ड सॉल्यूशन है, यानी कि जो मास्टर कार्ड है, जो कार्ड होता है हमारा, उसी पर QR कोड बना हुआ है। तो इसके तहत जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो पेमेंट्स कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर भी सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मास्टर कार्ड है इसके CEO हैं माइकल मैबैश और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बंगा। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो चाइना हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इट्स स्पेस स्टेशन। और फ्रेंड्स इस मॉड्यूल का नाम क्या है? तियानहे
ये आप याद रखिएगा। स्पेस स्टेशन का इस फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है तियानहे और कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको? चाइना के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया है। आपको बता दें कि चाइना जो है परमानेंट अपना जो ये होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बनाने वाला है, ठीक है। तो इसी की तैयारी कर रहा है और जो ये स्पेस स्टेशन है इसका नाम होगा तियानगोंग स्पेस स्टेशन, या इसका नाम इन्होंने रखा है हेवनली पैलेस, और 2022 तक कह रहे हैं कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मॉड्यूल तियानहे और दूसरा है स्पेस स्टेशन तियानगोंग स्पेस स्टेशन। अच्छा फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? देखिए ये एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट होता है एंड इट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, ठीक है। और इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक घर की तरह होता है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, ठीक है। जब वे स्पेस में जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं यहीं पर रहते हैं। यही जो है एक साइंस लैब की तरह काम करती है जहाँ पर ये अपने जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। कई सारी कंट्रीज़ इसको मिलकर बनाती हैं और ये जो है कई पीसेज में बनता है, ठीक है। और इन पीसेस को एस्ट्रोनॉट्स ही लेकर जाते हैं ऊपर। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये चाइना जो स्टेशन बना रही है ये सोवियत यूनियन ने जो अपना स्टेशन बनाया था, मीर इसका नाम था, इसी की तरह है। और आपको बता दें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो फिलहाल मौजूद है ये यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान ने मिलकर बनाया है और 2024 में ये रिटायर हो जाएगा, इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चाइना इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए चाइना जो है अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियानगोंग स्पेस स्टेशन। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य अनाज उत्पादन लक्ष्य कितना है या क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कितना लक्ष्य है? 307.31 मिलियन टन्स। तो गवर्नमेंट चाहती है कि 307.31 मिलियन टन्स का जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो 2021-22 के लिए, ये इन्होंने टारगेट रखा है। और इसमें जो खरीफ सीजन में कितना रखेंगे? 151.43 मिलियन टन्स फूड ग्रेन का टारगेट रखा गया है और रबी सीजन के लिए यानी विंटर्स के लिए 155.88 मिलियन टन्स, ठीक है, इसका टारगेट रखा गया है। इन दोनों को मिलाकर हो गया 307.31 मिलियन टन्स। साथ ही आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले बात करें तो लास्ट ईयर से 1.3% ज़्यादा हमने इस बार फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार जो भारत में एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में, भारत की जीडीपी में, ये 2019-20 में 17.8% था, तो इससे बढ़कर अब ये 2020-21 में 19.9% हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता रहा है और एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में बता रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जब एग्रीकल्चर की बात ही हो रही है तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है नरेंद्र सिंह तोमर, और इस मिनिस्ट्री में यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट से राज्य मंत्री हैं। एक तो है परसोत्तम रूपाला और दूसरे हैं कैलाश चौधरी। माइकल कॉलिंस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस अंतरिक्ष मिशन से था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो माइकल कॉलिंस, इनका संबंध अपोलो 11 और जेमिनी 10, इन दोनों ही जो ये आपके अंतरिक्ष मिशन रहे हैं इनसे रहा है। सो फ्रेंड्स, अपोलो 11 स्पेस जो फ्लाइट थी, इस मिशन को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने वाले माइकल कॉलिंस, इनका निधन हो गया है। और इन्हीं की वजह से जो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और बज ऑल्ड्रिन थे, ये सुरक्षित चांद की सतह पर पहुंचे थे और वापस धरती पर आए थे, ठीक है। तो ये जो अपोलो 11 जो मिशन था, ठीक है, इन्होंने ही फ्लू किया था इसको, इस स्पेस फ्लाइट को यही लेकर गए थे ऊपर, ठीक है। वैसे इस मॉड्यूल का नाम था, जो कमांड मॉड्यूल इसका नाम था कोलंबिया, इसको ये लेकर गए थे। ये फोटो तो आपने देखी होगी, तो बीच में ये हैं माइकल कॉलिंस। और फ्रेंड्स, ये 2 बार स्पेस में जो है फ्लाई कर चुके हैं। पहली बार इन्होंने किया था जेमिनी 10, ठीक है, ये 1966 में इन्होंने किया था जेमिनी 10, ये एक स्पेस फ्लाइट थी। उसके बाद फिर अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया, ये किया था इन्होंने।
ट्राइफेड और निम्नलिखित में से किसने आदिवासी विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक साथ काम करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ट्राइफेड एंड द लिंक फंड have entered into a memorandum of understanding work together towards tribal development and employment generation। तो फ्रेंड्स ट्राइफेड जो है, ट्राइफेड का आपको पहले तो फुल फॉर्म जाननी चाहिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मकसद ये रहता है जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो उनकी लाइवहुड्स है, उसको जो है अच्छा किया जाए, उनके लिए रोजगार के साधन बनाए जाएं, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे वनों से जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लकड़ी से कुछ आर्ट क्राफ्ट बनाते हैं, उन सबको एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, जो वे बोते हैं उसको अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी संदर्भ में ट्राइफेड ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है। तो इसमें इसने द लिंक फंड, इसकी मदद की है, ठीक है, इसकी मदद ली है, द लिंक फंड। तो आपको बता दें कि ट्राइफेड जो है इसकी स्थापना अगस्त 1987 में की गई थी, ठीक है, अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984। अच्छा, जो ये लिंक फंड है ये आपका हेडक्वार्टर्स है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, और ये इसी तरह की जैसे पोवर्टी एलिमिनेशन में अपना सहयोग करता है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है फंडिंग प्रोवाइड कराता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी उपाय हो सकते हैं उसमें भी अपनी फंडिंग प्रोवाइड कराता है। ट्राइफेड की बात करें तो इसके चेयरमैन है रमेश चंद मीना, और जो द लिंक फंड है इसके CEO और को फाउंडर हैं टोनी काम। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल किस देश में खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओपनड इन पोर्चुगल, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और ये जो है 516 मीटर्स लॉन्ग है और इसका जो सस्पेंशन है ये 175 मीटर्स का है, और कहाँ पर है ये? पोर्चुगल के एरोका टाउन में है। और ये जो है पाइवा रिवर है यहाँ पर, इसके दोनों बैंक्स को, इसके दोनों कोनों को जोड़ता है। पोर्चुगल की अगर बात करें तो कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूजा और प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। BEML लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अमित बनर्जी has been selected as the chairman and managing director of BEML Limited। आपको बता दें कि BEML Limited जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक मिनी रत्न PSU है। अच्छा, इससे पहले जो CMD थे ये DK होटा थे और 31 जनवरी को जो है रिटायर हो चुके थे। इसके बाद फिर MV राजशेखर ये जो है एडिशनल चार्ज निभा रहे थे CMD का, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम BEML की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, IHS मार्केट के अनुसार फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.6% से जो है ग्रो करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये IHS मार्केट लिमिटेड है ये एक अमेरिकन ब्रिटिश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है और कहाँ पर लोकेटेड है? लंदन में लोकेटेड है। ये सभी आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट रेटिंग बताई गई है यहाँ पर भारत की GDP ग्रोथ की। IHS मार्केट ने 9.6 कहा है। ये फिजिकल ईयर 22 की बात हो रही है, ठीक है, इसमें नोमुरा भी है और ये है 11.5 के रेटिंग से 10.2, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के प्रख्यात लेखक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो उड़िया और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं के ये लेखक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी काफ़ी फेमस मेमोआर भी है, चेजिंग द रेनबो ग्रोइंग अप इन एन इंडियन विलेज, जो कि इन्होंने 2004 में लिखी थी। इन्हें 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरुण कुमार सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के मुख्य सचिव थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ए। सो अरुण कुमार सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीटिंग चीफ सेक्रेटरी थे और इनकी हाल ही में कोविड-19 के कारण जो है इनका निधन हो गया है। और फ्रेंड्स आप सभी भी अपना ध्यान रखा करें, कोविड-19 की जो ये वेव चल रही है काफ़ी ख़तरनाक है। ठीक है, घर से जब भी बाहर निकले तो आवश्यक काम हो तभी निकले, क्योंकि देखिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है क्योंकि काम कई सारे होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो है अपनी सेफ्टी से जाएं। पहले आपने देखा होगा जब पिछले साल कोविड-19 हुआ, ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई तो कहीं किसी कोने में हमें पता चलता था कि अच्छा वो पॉजिटिव निकला है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है। आप अपने 10 रिश्तेदारों में फ़ोन मिलाकर देखिए, 10 में से किसी ना किसी को कोविड ज़रूर हुआ होगा या सिम्टम्स आए होंगे। तो इतना ख़तरनाक ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोगों को और हम सभी को। खैर ये क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे अरुण कुमार सिंह, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इसी साल 27 फरवरी को इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। बिहार की बात करें तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, कैपिटल पटना है, और डिप्टी सीएम यहाँ के हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हैज़ रोल्ड आउट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है और इसने ऑक्सीजन प्रोडक्शन और इसके ट्रांसपोर्टेशन का गैप कम करने के लिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव के तहत महिंद्रा ट्रक्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल्स और जो भी ज़रूरतमंद घर हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स इस नाम से देखिए और भी इनिशिएटिव जो हैं और भी राज्यों ने शुरू किए हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये लॉन्च किया हुआ है और पंजाब में भी पटियाला में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इस तरह की सर्विस चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। आगे बढ़ते हैं। एसवेयर फिनटेक सर्विसेज ने किस बैंक या बैंकों के साथ साझेदारी में एस मनी नियो बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स एसवेयर फिनटेक सर्विसेज हैज लॉन्च्ड एस मनी नियो बैंक इन पार्टनरशिप विद यस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए एसवेयर फिनटेक सर्विसेज ये जो है केरला बेस्ड एक फिनटेक सर्विसेज कंपनी है। तो इसने केरल का पहला नियो बैंक लॉन्च किया है जिसका नाम है एस मनी नियो बैंक। किसके साथ पार्टनरशिप करके? यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप करके। आपको बता दें नियो बैंक को डिजिटल बैंक भी कहते हैं। ठीक है, और इनके कस्टमर ये वो होते हैं जो कि टैक्स सेवी होते हैं, यानी जिनको ऑनलाइन काम करना पसंद होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिन्हें पसंद होता है, इस तरह के कस्टमर्स के लिए ये नियो बैंक जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ये अपनी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मनी भी आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड कराते हैं, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, इस तरह की सुविधाएं, इंश्योरेंस सुविधाएं, ये सभी आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा अग्रिम रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कितनी राशि जारी की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,873.6 करोड़ रुपीस फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हैज़ बीन रिलीज्ड इन एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकमेंडेशन पर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, इसके अंतर्गत इसने पहली इंस्टॉलमेंट राज्यों को जारी कर दी है 2021-22 के लिए। अच्छा, कितनी राशि है? यह है 8,873.6 करोड़ रुपीस जो है स्टेट्स को आवंटित किए जाएंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिखा है कि एडवांस में क्यों किया है? क्योंकि जनरली जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत जो कि स्टेट्स को दी जाती है, ये जून महीने में दिया जाता है। लेकिन सिंस आपको पता है कि यहाँ पर महामारी जो चल रही है, इसकी वजह से स्टेट्स को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, इसलिए ये राशि एडवांस में जारी कर दी गई है। और इसका 50% यानी कि 4,436.8 करोड़ रुपीज़ जो स्टेट्स हैं ये कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि करोड़ में प्रदान करने का निर्णय किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी, इसलिए मैंने इनको साथ में रखा है ताकि आप इजीली इनको समझ सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15,000 करोड़ रुपीज़। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड 15,000 करोड़ रुपीज़ टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी अगर हम इसको पढ़ें तो वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम दी है। तो मेन चीज़ क्या है, एक तो ये ब्याज मुक्त ऋण है और कितने सालों के लिए, 50 साल के लिए दिया है। किस लिए दिया है? कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि पूंजीगत परियोजनाओं के लिए। और किसके तहत दिया है? स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस स्कीम के तहत दिया है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और फ्रेंड्स इसमें ये देखिए 3 तरह से है, 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या फिर हिल स्टेट्स हैं, इनको 2600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। और इनके अलावा अब जो स्टेट्स पर बचते हैं वो पार्ट 2 में आते हैं, इन्हें 7400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और पार्ट 3 में आते हैं फ्रेंड्स, देखिए स्टेट्स को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो भी स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं तो इनके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनके रिसाइकलिंग या मोनेटाइजेशन के लिए, ताकि राज्यों को बढ़ावा मिले, तो इसके लिए जो पार्ट 3 है इसमें 5,000 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। तो 3 पार्ट्स में है ये 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड की प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारियों के लिए SHWAS और AROG योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो SEBI लॉन्च्ड SHWAS एंड AROG स्कीम्स फॉर कोविड प्रिपेयर्डनेस, या आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पढ़ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म आगे देखेंगे। पहले तो ये जान लीजिए SEBI, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये SIDBI है यहाँ पर, ठीक है, ये SIDBI है, इसको आप सही कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख दिया गया है। SIDBI है ये, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अब देखिए SIDBI ने लॉन्च की है 2 स्कीम। पहला है SHWAS यानी SIDBI असिस्टेंस टू दी हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, और दूसरा है AROG यानी SIDBI असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, क्रेडिट डिलीवरी स्कीम्स हैं। जानते हैं इसके बारे में। देखिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जैसे सप्लाई की कमी हो रही है कई चीज़ों की, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम बाहर से मंगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स हो गया, एसेंशियल ड्रग्स हो गया, तो इन सभी की जो है मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्तर पर हो सके तो ये कौन करता है? MSME सेक्टर करता है, ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी SIDBI के द्वारा। तो कितने रुपए तक की? 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग MSMEs को प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो ये भी सप्लाई और प्रोडक्शन सर्विसेज हैं ये सुचारू रूप से चल सके। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ये ऋण है ये अप्रूव हो जाता है, और 4.50 से 6% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट के साथ ही आप लोन जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, 2 करोड़ रुपए तक का। SIDBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। चेयरमैन और MD हैं शिवा S रमन, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। तो ये है चेयरमैन एंड MD। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी जान लीजिए कि SIDBI में किसके कितने शेयर्स हैं। देखिए SIDBI में सबसे ज़्यादा 16.73% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं, उसके बाद 15.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसके बाद फिर LIC आ गया, नाबार्ड हो गया और अदर्स आ गया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन है, किसके कितने शेयर्स SIDBI में हैं। किस IIT ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने के लिए एक तकनीक का प्रदर्शन किया है, यानी उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IIT बॉम्बे हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर टू ऑक्सीजन जनरेटर। और फ्रेंड्स ये जो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और जो ये टेक्निक बनाई है, ये IIT बॉम्बे ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पेनटेक इंजीनियर्स के साथ मिलकर की है। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो
Ping An Insurance China has emerged as the most valuable insurance brand globally। ठीक है फ्रेंड्स, और कितनी वैल्यूएशन है? 44 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन है इसकी। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, LIC, ठीक है, जो हमारा LIC है ये 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली। ये रिपोर्ट किसने जारी की है फ्रेंड्स? लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है एक, ब्रांड फाइनेंस, इसके द्वारा जारी की गई है। तो पहले नंबर पर कौन है अगर हम वैल्यूएशन की बात करें? पिंग एन इंश्योरेंस, जो कि चाइना का है। दूसरे नंबर का भी देखेंगे, तीसरे नंबर पर है 10वें नंबर पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस की बात करें। ये तीसरे नंबर पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट, अभी देखेंगे इसको भी, ठीक है। और LIC की ब्रांड वैल्यू इन्होंने कहा है कि इंक्रीज हुई है 6.8% से, अब कितना हो गई है? 8.65 बिलियन यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू हो गई है। अच्छा, और अब देखिए इटली की जो ये इंश्योरेंस कंपनी है पोर्शे इटालियन है, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। और दूसरे नंबर पर है स्पेन की मैफ्री, और तीसरे नंबर पर है इंडिया की LIC। तो LIC तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट है और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रखनी है, और दो चीज़ें और दूसरी क्या रखनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा है। और साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने ये भी कहा है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड हैं, तो इनकी जो टोटल वैल्यू है ये 6% डिप की है, ठीक है। और 2021 में ये 433 बिलियन यूएस डॉलर रह गई है। यहाँ से ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिंग एन इंश्योरेंस चाइना ये सबसे पहले नंबर पर है अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की बात करें, और फिर यहाँ पर है 10वें नंबर पर LIC, और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो पहले नंबर पर ये है इटली का, और फिर यहाँ पर अपना तीसरे नंबर पर है अपना LIC। हाल ही में खबरों में देखा गया लैग बी ओमेर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। सो लैग बी ओमेर फेस्टिवल सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन इजराइल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भगदड़ हो गई, ठीक है, और जिसकी वजह से 44 लोग यहाँ पर जो है कुचले गए और उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्यों हुई है? यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर भीड़ जमा हुई थी इजराइल में। देखिए ये एक एनुअल जूइश फेस्टिवल है जो कि हिब्रू मंथ ऑफ ईयर, इसके तहत इस टाइम ड्यूरेशन में ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो सेलिब्रेशन होता है तो ये 49 डे का पीरियड का सेलिब्रेशन होता है, और जिस दिन ये वाला फेस्टिवल होता है लैग बी ओमेर, तो इसी दिन जो है सेलिब्रेशन करने को परमिशन दी गई थी, यानी इसी दिन सेलिब्रेशन करना जो है अलाउ होता है। तो लोग जो है अपने घरों से बाहर आए, है ना, और ये लोग कहाँ पहुँचे? माउंट मेरोन के बेस पर, ठीक है, इसके तल पर ये लोग पहुँचते हैं, हर साल करते हैं ऐसा ही। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक संत हुई हैं रबी सिमोन बार यूचाई, तो इनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए माउंट मेरोन के बेस पर ये पहुँचे, और यहीं पर फ्रेंड्स स्टैम्पिड हो गई, यानी कि भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 44 लोग यहाँ पर जो है क्रश टू डेथ हो गए, यानी कुचले गए। इसराइल की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रियोविन रिवलिन, कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है न्यू शेकेल, पार्लियामेंट है नेसेट, और इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। तो ये टूना फिश है और इसके संरक्षण से रिलेटेड ही जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। डिफेंडर यूरोप 21 मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च्ड इन अल्बानिया। तो फ्रेंड्स ये नेटो जो है इसने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है अल्बानिया में, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। ये एनुअल एक्सरसाइज है और US आर्मी के द्वारा ये की जाती है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई देश इसमें शामिल होते हैं। आपको बता दें जब बात हो रही है नेटो की तो आपको जान लेनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो भी हैं वो सभी इसकी मेंबर हैं। साथ ही इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग।
और साथ ही फ्रेंड जब ये भी याद रखिएगा, जो अल्बानिया है इसकी कैपिटल है तिराना और यहाँ की करेंसी है अल्बानियन लेक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश कुमार पंकज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संस्था के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकाश कुमार पंकज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड्स इनका जो है निधन हो गया है कोविड के कारण, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर ये रहे थे प्रकाश कुमार पंकज। रोनी गोवेंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध ऑथर थे, इंडियन ओरिजिन ऑथर थे और इनकी जो है साउथ अफ्रीका में इनका निधन हो गया है। तो इनका कोविड की वजह से नहीं हुआ है, एज रिलेटेड जो इश्यूज आ जाते हैं उसकी वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा ऑथर हैं ये। मिस टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स जो राशि सारामपुरिया हैं ये जो है भारत को रिप्रेजेंट करेंगी कहाँ पर? मिस टीन इंटरनेशनल में। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये, यहाँ पर करेंगी, ठीक है। और आपको बता दें कि जनवरी 2021 में ये मिस टीन डिवा 2020 पीजेंट ये इन्होंने जीता था, मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, ये जो है बनी थी और अब ये भारत को इसमें मिस टीन इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेंगी। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन है? तेलंगाना की है मानसा वाराणसी, ठीक है। ये जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 है। पारुल देवी दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पारुल देवी दास हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर ऑफ आसाम। तो इनकी ये न्यूज़ बताई है आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। अच्छा फ्रेंड्स ये आप हेडलाइन देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की, आसाम्स फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर पारुल देवी दास सकम टू कोविड-19। ये जो फ्रेंड्स वर्ड लिखा है, ठीक है, SUCCUMBS, इसको बोलते हैं सकम्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है जब भी किसी बीमारी से या फिर किसी इंजरी से किसी की डेथ हो जाती है तो ये शब्द यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है, इस एंटोनिम या सिनोनिम के रूप में पूछ ले जाता है, इसका मीनिंग भी पूछ ले जाता है। अगर आप किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश वाली जो बुक होती है आपकी, अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो उसमें भी ये वर्ड आपको कई बार मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह के अच्छा मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें तो आपको ये शब्द जो है आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे लुधियाना स्टोल क्रोसेस 1400 मार्क एज 17 मोर सकम, यानी 17 और जो है कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली ब्रेक्स न्यू रिकॉर्ड 412 पेशेंट्स सकम टू कोविड-19, यानी कोविड-19 के कारण उनकी डेथ हो गई है। कितने? 412 पेशेंट्स की। अच्छा यहाँ पर देखिए नो रिस्पाइट 17 सकम 518 टेस्ट पॉजिटिव इन अमृतसर, यानी 518 तो पॉजिटिव पाए गए और 17 जो है कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। नो रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब कोई राहत नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग तरह से यूज हुआ है। 17 ईयर ओल्ड स्नैचिंग विक्टिम सकम्स टू हिज इंजरीज, यानी उसको इंजरीज हुई थी, ठीक है, जो वो अपना करामात कर रहा था उसकी वजह से उसको इंजरीज हुई और वो इंजरीज जो है वो सहन नहीं कर पाया और सकम टू हिज इंजरीज, यानी उसकी डेथ हो गई उस इंजरी की वजह से। अच्छा अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका सरवाइव, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है कि आप जो है उसकी किसी कारण आपकी इसकी मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की और इसका एंटोनिम हो जाएगा सरवाइव, यानी वो सरवाइव कर गया, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन था ये याद रखिएगा, पारुल देवी दास ये आसाम की पहली महिला IAS ऑफिसर थी और इनका जो है निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य ड्रोन का उपयोग कर कोविड-19 टीकों की डिलीवरी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तेलंगाना विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स यूजिंग ड्रोन्स। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल और सिविल एविएशन, तो इन्होंने जो है तेलंगाना गवर्नमेंट को ड्रोन यूज़ करने की इजाज़त दी है। किस लिए दी है?
तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये ड्रोन की सहायता से कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी करना चाहता है और इस प्रयोग के लिए सेंटर ने इसे मंजूरी दी है। तेलंगाना की बात करें फ्रेंड्स अगर, तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। गवर्नर हैं यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। अच्छा, जो यहाँ की गवर्नर हैं ये हाल ही में न्यूज़ में भी रही हैं क्योंकि इन्हें जो है टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, इसमें जो है इन्हें नामित किया गया है। ठीक है, तेलंगाना की गवर्नर हैं ये तमिलिसाई, और साथ ही किस लिए न्यूज़ में रही हैं क्योंकि इनको पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया गया है, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने आशीर्वाद योजना की राशि 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पंजाब स्टेट हैज़ हाइक्ड आशीर्वाद स्कीम असिस्टेंस फ्रॉम ₹21,000 टू ₹51,000। तो आशीर्वाद स्कीम ये लो इनकम फैमिलीज़ की शादी कराने से रिलेटेड है। साथ ही ये स्कीम 18 साल से ऊपर की मुस्लिम गर्ल्स और शेड्यूल कास्ट, क्रिश्चियंस, बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज़, इनके साथ साथ जो भी दलित विडोज़ या डाइवोर्सीज हैं उनकी रीमैरिजेस कराने से भी संबंधित है, सहायता करता है उनकी। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर हैं यहाँ के वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अच्छा, पंजाब किस किस वजह से हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो ये जो हमारी मंथली PDF है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो देखिए, पंजाब CM लॉन्चेस PR इनसाइट मोबाइल ऐप। ठीक है, एक तो इन्होंने PR इनसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च की है। पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप, इसको भी लॉन्च किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, इसको लॉन्च किया है। और पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन लाल लकीर, इसको भी अप्रूव किया है। तो ये सभी पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और डिटेल में हमने इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने प्रीवियस सेशंस में। यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या है या थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये है जो इस बार 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, जो कि 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसका थीम है ये इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो आप ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया ने इस बार का जो है इसमें इंडिया ने 180 कंट्री में से 142 रैंक है इंडिया की। ठीक है, और कहा भी गया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है ये जर्नलिस्ट के लिए। और अगर हम इसमें बात करें सबसे अच्छी रैंक किसकी है, तो नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, फिर डेनमार्क, और सबसे बॉटम पर है एरिट्रिया। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को अपने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। So, the board of directors of Axis Bank has approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as its managing director and CEO for 3 years. ये जानना आपको जरूरी है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत विभिन्न देशों से भारत में तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों की शिपमेंट के लिए 7 नौसैनिक जहाज़ों को तैनात किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, सो इंडिया डेप्लॉयड 7 naval ships for shipment of liquid medical oxygen filled cryogenic containers from various countries to India under Operation समुद्र सेतु 2। देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो एक ही देखिए, 7 इंडियन नेवल शिप्स, एक तो INS कोलकाता, कोची, तलवार, ताबार, त्रिकंड, जलस्वा और एरावत, ये सभी अलग अलग कंट्रीज गई हैं और वहाँ से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स इनको लाएंगी और भारत में जो है जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जो कमी हो रही है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो दूसरे कंट्रीज से ऑक्सीजन इनमें लाई जा रही है इन कंटेनर्स में। अच्छा, ये कंटेनर्स है क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं। ये फ्रेंड्स टर्म आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है, साइंस में। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है फ्रेंड्स -150 डिग्री सेल्सियस से एब्सोल्यूट जीरो के बीच में जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, कितना हुआ, -150 डिग्री सेल्सियस से एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है,
-273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -150 डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो जो एब्सोल्यूट जीरो होता है उससे कम, उससे और भी कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, यही जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो इतना कोल्ड होता है। तो ये जो क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं तो इस टेम्परेचर में इनको लाया जाएगा, जो भी सामान इसमें लाया जाता है। ठीक है, अगर कहीं भी क्रायोजेनिक लिखा है इसका मतलब यही होता है। या अगर आप इसको बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट में बोले तो -460, ठीक है, फ़ारेनहाइट और 0 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन भी बता दिया मैंने आपको, फ़ारेनहाइट भी बता दिया है और सेल्सियस भी बता दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये साल 2020 में नेवी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि लगभग 4000 इंडियन सिटीजन्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाया गया था। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टी रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी कल, शॉर्ट्स है ना, उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये टी रविशंकर। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4th डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अच्छा, और ये जो है किसको रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे? बीपी कनुंगो। ठीक है, तो ये रिटायर हो गए हैं, इनको अब ये जो है सक्सीड करेंगे, इनकी जगह लेंगे। तो अब पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया है? एक तो रविशंकर हो गए, इनके साथ साथ महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा और राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं अब। और शक्तिकांत दास जो है ये हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामलों का संचालन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है और इस बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं और जो अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं ये इस बोर्ड में फुल टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो है 10 यानी 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। साथ ही 4 डायरेक्टर्स 4 लोकल बोर्ड से इसमें लिए जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये कोलकाता में है। देखिए फ्रेंड्स, हेडलाइन तो यह है कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट होल्ड्स 10th कॉन्वोकेशन। तो इसने अपना 10th कॉन्वोकेशन किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्यों यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है ये आपको बता दें हैं। देखिए, सत्यजीत रे जो है कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं रहे हैं, काफ़ी जानी मानी शख्सियत रहे हैं, भारत रत्न इनको मिला है। तो इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब 2 मई 2021 को इनकी 100वीं जयंती जो है मनाई गई है, यानी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन इनका शुरू हो गया है 2 मई को। क्यों? क्योंकि जो इनका जन्म है ये 2 मई 1921 को हुआ था और 23 अप्रैल 1992 को इनका निधन हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया है। कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, एग्जाम में आप कभी भी अपने तरफ से एजम्पशन ना बनाया करें कि इस तरह से नहीं पूछा जा सकता। सत्यजीत रे से पहले भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और इस बार तो और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। अच्छा, तो ये क्या थे? ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर और म्यूज़िक कंपोज़र, ये सभी थे। आप देख सकते हैं कितने जो है काबिल व्यक्ति ये अपने कैरियर में रहे हैं। अच्छा, ये जो है अप्पू ट्रायलॉजी के लिए जाने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 3 फिल्म्स आती हैं जो इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि काफ़ी अव्वल दर्जे की फिल्म रही हैं। एक तो इनकी पहली फिल्म ये थी पाथेर पंचाली, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसकी फिल्म है ये? सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की है, इसको याद रखिएगा। दूसरी है अपराजितो और तीसरी है द वर्ड ऑफ अप्पू। तो इसको बोलते हैं अप्पू ट्रायलॉजी। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 1992 में 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। जापानी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड एसिक्स या फिर ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, रविंद्र जडेजा।
तो इसमें इतना ही जानने के लिए है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम हाल ही के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें क्रिकेटर्स की, तो विराट कोहली बनाए गए हैं वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, और जो ऋषभ पंत हैं इनको नॉइस स्मार्ट वॉचेस इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और अजिंक्य रहाणे इनको नियो ग्रोथ इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस बैंक ने एक प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन बैंक हैज साइंड एन MOU विद भारत संचार निगम लिमिटेड टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू द बैंक एट अ कॉम्पिटिटिव रेट। तो जैसा कि इससे पता चल रहा है कि इंडियन बैंक ने कहा है BSNL को कि आप हमको जो है कम्पिटिटिव रेट पर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो MD एंड CEO हैं इसकी पद्मजा चुंदुरु, और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। देबू चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, नोटेड सितारिस्ट पंडित देबू चौधरी पासेस अवे ड्यू टू कोरोना इन्फेक्शन। या आप अब देखिए यहाँ पे पासेस अवे लिखा है ना, तो इसको आप लिख सकते थे पासेस अवे ड्यू, इसको पूरा को रिप्लेस कर सकते थे सकम्स, ठीक है, सकम्स टू कोरोना इन्फेक्शन। तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि जो है इसको झेल नहीं पाए कोरोना इन्फेक्शन को और उसकी वजह से इनका निधन हो गया। तो ये सितार वादक थे और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित रहे हैं और सेनिया घराना से ये संबंधित थे। याद रखिएगा, सितार वादक थे ये पंडित देवव्रत चौधरी। विक्रजीत कंवरपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? एक्टर थे या सिंगर थे, साइंटिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे? आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए। तो ये एक्टर थे, आपने देखा भी होगा इनको टीवी सीरियल्स में भी और जो है इसमें पिक्चर्स में भी देखा होगा। तो इनका भी जो है हाल ही में निधन हो गया है। KV आनंद जिनका हाल ही में निधन हो गया किस फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। KV आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद तमिल फिल्म इंडस्ट्री। ये भी काफ़ी बड़ा नाम है तमिल इंडस्ट्री में इनका। डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर ये रहे हैं और कोविड-19 की वजह से इनकी भी डेथ हो गई है। भारत में हाल ही में नियुक्त अंतरिम अमेरिकी दूत का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेनियल स्मिथ इज इंटरिम US एनवॉय टू इंडिया। सो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने डेनियल स्मिथ को भारत में इंटरिम एनवॉय के रूप में भेजा है या नियुक्त किया है ताकि कोविड संकट के समय में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जो सहयोग या हेल्प भेजी जा रही है उसका सही कोऑर्डिनेशन हो सके। आपको बता दें इस साल 20 जनवरी के बाद से ही भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर नियुक्त नहीं किए गए हैं, इसलिए इनको इंटरिम एनवॉय बनाकर यहाँ भेजा गया है। नाम याद रखिएगा डेनियल स्मिथ। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये है तरनजीत सिंह संधू। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो लुइस हैमिल्टन वॉन द पोर्चुगीज ग्रैंड प्री। तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और आपको जानना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज़ के लिए जो है इसमें फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, अगर इस साल के अगर हम और ग्रां प्री की बात करें तो बहरीन GP जो है ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है और एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री ये जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन जो है ये बेल्जियम के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹3 करोड़ ऑन ICICI बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शंस। तो RBI ने इनको कहा था कि आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। तो ICICI बैंक ने जो है उस निर्देश का पालन नहीं किया, उसी वजह से RBI ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना इस पर लगाया है।
अगर हम ICICI की बात करें तो इसके MD एंड CEO है संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में ICICI बैंक ने एक अपनी डिजिटल सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद कीजिएगा कि आगे जो आपका बैंक का एग्ज़ाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन जो है काफ़ी चांसेस है कि पूछा जाएगा कि किस बैंक ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। तो मई का जो पहला मंगलवार आता है उस दिन ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में ये है 4 मई यानी आज के दिन। और आपको ये जानना चाहिए कि अस्थमा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, ठीक है। और इसका इस बार थीम क्या है फ्रेंड 2021 में? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे और इसका थीम है ये, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। स्पेनिश मोटरसाइकिल ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जैक मिलर ने जीता है ये स्पेनिश मोटरसाइकिल ग्रां प्री। और ये जो हैं जो जैक पीटर मिलर हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। सो मारिया रेसा वॉन 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। देखिए जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ये मारिया रेसा हैं ये फिलीपींस की हैं, ठीक है। अच्छा, तो 25,000 $, का ये प्राइज़ मिला है इनको, ठीक है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेस फ्रीडम के लिए इन्होंने काम किया होगा, ठीक है। बिना डरे इन्होंने पत्रकारिता की होगी, इसी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये किस उपलक्ष्य में मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो बनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, तो उसके दिन इनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सेरेमनी कहाँ पर हुई है? ये हुई है नामीबिया की कैपिटल है विंडोक, यहाँ पर हुई है ये सेरेमनी, यहाँ पर इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा नामीबिया की कैपिटल भी यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, जो ये प्राइज़ है ये एक कोलंबिया के जर्नलिस्ट हुए हैं गिलेर्मो कैनो इसाजा, इनके नाम पर रखा गया है। तो इनको जो है असैसिनेट कर दिया गया था फ्रेंड्स। असैसिनेट की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, SSC एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देते हैं ना कि कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है, और भी एग्जाम में पूछ ले जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेलिंग, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये हैं कोलंबिया के जर्नलिस्ट थे, इनकी हत्या कर दी गई थी इनके ऑफिस के सामने ही, क्योंकि ये जो है बिना डरे पत्रकारिता किया करते थे। तो इन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स इसी से ही आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विंडोक डिक्लेरेशन ये किससे संबंधित है? तो विंडोक डिक्लेरेशन ये प्रेस फ्रीडम से संबंधित है। और जो ये डिक्लेरेशन है ये 3 मई 1991 को अडॉप्ट किया गया था। इसी उपलक्ष्य में ये जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के राजनयिक की मृत्यु दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में कोविड-19 से हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तंजानिया के डिप्लोमेट ये थे, इनका नाम है मोसेस विटस मुलुला। तो ये जो है फर्स्ट फॉरेन डिप्लोमेट बन गए हैं जिनकी भारत में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है। तंजानिया के थे ये कर्नल मोसेस विटस मुलुला। तंजानिया की बात करें तो कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु, प्राइम मिनिस्टर है कसीम मजालिवा। और फ्रेंड्स हाल ही में आप याद रखिएगा कि जो तंजानिया के प्रेसिडेंट रहे थे अब तक जॉन मुगुफुली, इनकी हाल ही में इनकी भी निधन हो गया है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पुरुष और महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पति पत्नी इनकी जोड़ी का आपको नाम बताना है कि किन्होंने जीता है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अतनुदास और दीपिका कुमारी दोनों ही तीरंदाज हैं और इन दोनों ने जो है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में जो इसमें इंडिविजुअल रिकर्व होता है इसमें गोल्ड मेडल जीता है।
हुआ कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 ये हुआ है ग्वाटेमाला सिटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 2.42 बिलियन डॉलर की लागत के एक सौदे में किन 6 विमानों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड द प्रपोज्ड सेल ऑफ P-8I पेट्रोल 6 एयरक्राफ्ट इन अ डील एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 2.42 बिलियन US डॉलर टू इंडिया। और इससे पहले फ्रेंड्स 2009 में भी भारत 8 इस तरह के एयरक्राफ्ट ले चुका है और उसके बाद 2016 में भी 4 एयरक्राफ्ट ले चुका है। तो इसके अतिरिक्त अब 6 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं भारत को दिए जाएंगे। तो इनकी खासियत यह है कि एक तो ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वारफेयर करने में सक्षम है, साथ ही एंटी सरफेस वारफेयर करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सभी इसकी खासियत है। कभी कभी फ्रेंड्स कंट्री भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री जो है इन एयरक्राफ्ट को भारत को देगी, तो उसमें 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, यूके, इजराइल, यूएस, ठीक है, या जापान। तो उसमें उस दशा में आंसर होगा यूएस। खैर ये क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में TPLF OLF शीन को आतंकी समूह घोषित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूथोपिया हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड TPLF OLF शीन एज टेरर ग्रुप्स। तो TPLF का मतलब है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और दूसरा आपका ये संगठन है OLF शीन। तो इन दोनों को ही यूथोपिया गवर्नमेंट ने टेरर एक्टिविटीज़ के चलते टेरर ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि टिग्रे रीजन ये जो है यूथोपिया में है और ये हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा में भी रहा है। क्यों रहा है, देखिए यहाँ पर जो यूथोपिया में ये जो रीजन है टिग्रे रीजन, तो इस रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको एक तरह से कहा जाता है कि ये लोग जो है विद्रोही हैं। तो यहाँ पर आर्मी का कैंप था, यूथोपियन आर्मी का कैंप था, तो उस पर हमला हुआ। तो यूथोपियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हमला जो है टिग्रे रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, इन्होंने किया है, जो रेबेल्स रहते हैं इन्होंने किया है। तो तब से जो है काफ़ी घमासान इनमें संघर्ष चला। आस पड़ोसी कंट्रीज़ ने भी जो है यूथोपियन गवर्नमेंट का साथ देकर यहाँ पर कई 100 से भी ज़्यादा लोग जो है मासूम लोग यहाँ पर मारे गए। कुछ मासूम थे और कुछ वाकई में रेबेल थे। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। टिग्रे रीजन ये यूथोपिया में है। अगर आप जैसे PCS टाइप के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस दशा में ये पूछ लिया जाता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, जो हाई लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। यूथोपिया की अगर बात करें तो कैपिटल है अदीस अबाबा, करेंसी है यूथोपियन बीर, प्रेसिडेंट है साले वर्क जेवडे और प्राइम मिनिस्टर हैं अबिय अहमद। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी हाल ही में कोविड-19 से मृत्यु हो गई, इन्हें किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मोहम्मद शहाबुद्दीन, former राष्ट्रीय जनता दल MP in Bihar, who died of COVID-19 recently, was also infamously known as सुल्तान ऑफ सिवान। इनफेमसली, अगर यहाँ पर फेमसली लिखा जाता तो यानी कि प्रसिद्ध थे, अच्छे कामों की वजह से जाना जाता था। अब लग गया है इनफेमसली, यानी कि गलत कामों की वजह से उनकी पहचान बनी हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों अंतर होता है फेमसली और इनफेमसली में। तो देख रहे हैं सांसद थे, ठीक है, और फिर वही है ना, जब आप गलत काम करते हैं फिर आपकी दशा ये हो जाती है, कोर्ट के चक्कर फिर लगाने पड़ते हैं। एक सांसद और को और क्या चाहिए था, लेकिन जब आदमी की बात ईगो पर आ जाती है तो वो जो है गलत काम कर देता है और ये भूल जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी ज़िंदगी जो है जेल के पीछे चली जाएगी। सेम फ्रेंड्स यही दशा होती है जो आजकल जैसे गर्ल्स पर या फिर लेडीज़ पर जो भी क्राइम होते हैं, जैसे रेप ही मान लीजिए, आदमी जोश जोश में जो है गलत कदम उठा लेता है, लेकिन एक बार ये नहीं सोचता है कि अगर मैं एक बार पकड़ा गया उसके बाद पूरी ज़िंदगी जो है मेरी जेल के पीछे ही जाएगी। ठीक है, तो वो जो आप जो भी इस तरह के जो लोग होते हैं मेंटलिटी के, जो 4-5 मिनट के इस एन्जॉयमेंट के चक्कर में, जो कि आप जिस पर कि आपका हक ही नहीं है, ठीक है, उस चक्कर में भूल जाते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो पूरी ज़िंदगी जो है जेल के पीछे रहेगी। और होता भी ऐसा ही है, कोई भी आदमी क्राइम करता है तो वो यही सोच के करता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो है ज़्यादातर केसेस में पकड़े भी जाते हैं। खैर इनके बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ये फॉर्मर MP थे सिवान कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से।
ठीक है, और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल में भी ये रह चुके हैं। तो इनको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और ये तिहाड़ जेल में थे। क्यों थे? क्योंकि दो भाई थे, सतीश और गिरीश रोशन। तो इन दोनों ने जो है इनको मनी देने से मना कर दिया था, जो एक्सटॉर्शन मनी होती है वो इनको देने से मना कर दिया था। तो उसी के चलते इन दोनों भाइयों को इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अब इनका एक तीसरा भाई भी था, राजीव रोशन। यही एक आई विटनेस था, ठीक है। और जब ये इनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में जा रहा था तो उसी रास्ते में इनकी भी हत्या कर दी गई। तो तीनों भाइयों को यहाँ पर मार दिया गया था। ये काम किए एक सांसद ने। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने IFCI में कितनी राशि इन्फ्यूज़ की है या डाली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 200 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFCI में इन्फ्यूज़ की है। तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट होल्डिंग है इस IFCI में, ये अब 61.02% से बढ़कर 63.8% बढ़ गई है, ठीक है। और इस तरह का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था बजट 2020-21 में कि हम 200 करोड़ इसमें डालेंगे, तो वही जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चीज़ को पूरा कर दिया है। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लेंसकार्ट हैज़ एक्वी-हायर्ड डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय। एक्वी-हायर्ड, ठीक है। एक्वी-हायर्ड एक तो होता है एक्विजन, एक होता है एक्वी-हायर्ड। एक्वी-हायर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब आप किसी कंपनी को उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की वजह से आप उसका अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उसकी टीम है इतनी स्किलफुल, इतनी टैलेंटेड आप उसकी टीम है कि आप वो टीम चाहते हैं अपने पास, उस टीम से अपने प्रोडक्ट्स बनवाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसमें काम करना चाहते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है एक्वी-हायर्ड, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वी-हायर्ड करती है तो उसका मतलब होता है कि दूसरी कंपनी के जो टैलेंट है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, उनको आप चाहते हैं, रादर देन जो उनका प्रोडक्ट है, सर्विस है, ठीक है, उसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं और उनसे आप जो है काम लेना चाहते हैं। तो ये मतलब होता है एक्वी-हायर्ड का। और इसी के चलते लेंसकार्ट जो है अपना एक न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर भी खोलेगा हैदराबाद में। और डेली जॉय जो है ये भी एक डिलीवरी स्टार्टअप है, ठीक है, एंड जो ये ग्रोसरी वगैरह होता है इसको पहुंचाती है घरों तक। हैदराबाद में ही है इसका हेडक्वार्टर्स भी। और लेंसकार्ट की बात करें तो इसके CEO पीयूष बंसल हैं और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।